नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में जो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा सफलतापूर्वक वो कंप्लीट हुआ है। और जिसमें कि हम लोग उत्तर के विशाल हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र, ये पूरा हमने कवर किया है। जिसमें द्वीपीय क्षेत्र के का हमने प्रैक्टिस सेट भी दिया है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सब लोग से अनुरोध है कि वो उसका लिंक जो है अभी वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको द्वीपीय क्षेत्र से बिल्कुल मिल ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे दें। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम जो है भारत के अफवाह क्षेत्र हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अफवाह क्षेत्र में हमारा क्या आता है, नदी तंत्र। ठीक है, भारत के नदी तंत्रों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफवाह क्षेत्र होता क्या है। देखिए, अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। अफवाह क्षेत्र, देखिए, कोई भी नदी तंत्र होता है, ठीक है, उसका एक क्षेत्र होता है जहाँ से होकर वह गुजरता है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र उसको कहा जाता है जल प्रवाह प्रणाली को। ठीक है, कोई भी जल है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जल प्रवाह प्रणाली जिस प्रकार से होती है वही कहलाता है उसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र फिर से देख ले, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, जल प्रवाह प्रणाली ही कहलाती है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, वाहिकाएं मतलब जैसे समझ ले नाली टाइप का जैसा होता है, नाली। ठीक है, यानी कि नदी जिस रास्ते से बहती है वही उसकी क्या कहलाती है, अफवाह कहलाता है, वाहिका कहलाती है। यानी जो रास्ता बनाते हुए जिस रास्ते से बहती है नदी उसको कहा जाता है वाहिका। ठीक है, और जल प्रवाह का जो भी मतलब जल जिससे होकर बहता है वो क्या कहलाता है, वाहिका होता है। जैसे जैसे हम लोग नाला बना देते हैं, ठीक है, तो नाला ये क्या हो गया, वाहिका हो गया। और उसमें से जो बह रहा है, ठीक है, जल प्रवाह हो रहा है उसी को अपवाह कहा जाता है। ठीक है, वही और इन्हीं दोनों को मिला करके क्या कहला जाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, तो भारत की हमारी जो नदियां हैं ये भारत की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका एक क्षेत्र है जो कि कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत की नदियाँ। इसलिए कहा जाता है कि उसको भारत की जीवन धारा भी कहा जाता है। ठीक है, जल ग्रहण का एक क्षेत्र होता है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र, जो एक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाता है कि हिमालय की नदियाँ, ठीक है, और दूसरा कहलाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दो नदियाँ हो गई, एक हिमालय की नदियाँ हो गए, एक तो हमारा हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में मुख्यतः तीन नदी तंत्र आते हैं, इनको तीन नदी तंत्रों में बांटा गया है। एक तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा है गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदियां हैं, हिमालय की तीन मुख्य नदी तंत्र हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में बहुत सारी नदियां आती हैं,
महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। उसमें उसके नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या आता है? महानदी। अगर हम दक्षिण से बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर महानदी, उसके बाद आता है कृष्णा, उसके बाद कावेरी, कावेरी, और इसी के पहले आता है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी, और ताप्ती भी इसी के है, जो कि अरब सागर में गिरती है, ताप्ती और नर्मदा। ये सारी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। इनमें महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हिमालय की नदियों पर, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र जो हमारा है, ठीक है, हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र, जो हिमालय की नदियां हैं वो तिब्बत, ज़्यादातर नदियां वो कहाँ से निकली हिमालय की हैं, वो हिमालय पार से निकली हुई हैं, यानी मानसरोवर झील, जो मानसरोवर झील है उसके पास से निकली हुई है। वहीं के पास से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकली, वहीं से हमारा क्या निकला हुआ है? सिंधु नदी भी निकला हुआ है, ठीक है। एक गंगा नदी तंत्र जो है वो हमारा पहले से थोड़ा निकला हुआ है, ठीक है। तो उसको हम अभी बाद में अध्ययन करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उसमें सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारा है, जिसमें है तुम्हारा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी का उद्गम, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो बोखुरचू ग्लेशियर से हुआ है। इसको कहा जाता है बोखरचू ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास में है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसका क्या है? उद्गम हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? कुल लंबाई इसका 2800, इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई क्या है? इंडिया में तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों में क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है, ठीक है। ये जलग्रहण क्षेत्र इसका क्या है? देखिए, इसका जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो कुल इसका जलग्रहण क्षेत्र है 11.65 वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी अफवाह क्षेत्र भी कह सकते हैं, ये कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए लाख, ये है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत में इसका अफवाह क्षेत्र यानी जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए 1960, ठीक है, 1960 के भारत पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के
सिंधु जल समझौता कौन सा हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, सिंधु जल समझौता। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु और उसके सहायक नदियों का कितना प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान कितना प्रतिशत प्रयोग? तो सिंधु की सहायक नदी, देखो सिंधु नदी और प्लस उसकी सहायक नदी झेलम और उसकी सहायक नदी चिनाब, ठीक है, इसकी सहायक नदी क्या है? चिनाब। इन तीनों नदियों का, ठीक है, इन तीनों नदियों का भारत जो है केवल 20% हिस्सा कौन प्रयोग कर सकता है? भारत, ठीक है, इंडिया। इसका 20% हिस्सा ही भारत क्या होता है? इनके 20% जल का है प्रयोग भारत कर सकता है और बाकी जो है 80% कौन कर सकता है? 80% पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा, ठीक है। अब बाकी देखो 1 2 3 में हो गया, अब बची कौन कौन सी नदी? सतलज बची और रावी बची, सतलज रावी, ठीक है। तो सतलज नदी और रावी नदी का भारत कितना प्रयोग कर सकता है? तो इसके लिए सतलज और प्लस रावी और ये भी कह सकते हैं कि प्लस ब्यास, ठीक है। इन तीनों नदियों का जो है 80% जल भारत प्रयोग करेगा और 20% जल कौन करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंधु झेलम चिनाब, इनका 20% कौन प्रयोग करेगा? ये करेगा इंडिया, 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। लेकिन जो सतलज रावी और ब्यास है उसका 80% पानी जो है वो भारत प्रयोग करेगा और 20% जल का प्रयोग कौन करेगा? वो करेगा पाकिस्तान, ठीक है। अब इस आते हैं कि सिंधु नदी के दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं और बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी की दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? तब सबसे पहले श्योक नदी मिलती है, ठीक है, और उसके बाद क्या मिलती है? काबुल, ठीक है, काबुल नदी मिलती है। और क्या मिलता है? उसके बाद खुर्रम नदी मिलती है, खुर्रम नदी, और गोमल नदी मिलती है, ठीक है, गोमल। उसके बाद होता है गोमल नदी, गोमल नदी इसमें मिलती है। और बाईं ओर से का मतलब हो गया भारत की ओर से, ठीक है। भारत की ओर से आप जानते हैं झेलम, 5 नदियां वही झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये नदियां कहाँ से आती हैं? ये दाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम जो है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या है? झेलम, सबसे पहले हमारा आएगा झेलम, ठीक है, झेलम। ये झेलम नदी है, इसकी लंबाई है कुल 720 से 725 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई है 720 से 725 किलोमीटर। उद्गम इसका हुआ है, उद्गम इसका उद्गम है शेषनाग झील के पास वैरीनाग झरने से। इसका कहाँ उद्गम हुआ? वैरीनाग झरने से, वैरीनाग झरने से, ठीक है, झरने से, ठीक है, वेरीनाग झरने से इसका उद्गम हुआ है। और यह जो है वुलर झील में आके मिलती है, ठीक है, इसको हम बताएं अभी। ये वुलर झील
झील, ठीक है, वुलर झील झील में मिलती है और वहाँ से निकलकर चिनाब में मिल जाती है। वहाँ से निकलकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिल जाती है, ठीक है, जाती है, ठीक है। अब जान गए होंगे यह चिनाब में मिल जाती है। अगला है चिनाब नदी। अगला क्या है? चिनाब नदी। अगला क्या है? चिनाब नदी। अगला चिनाब। देखिए चिनाब नदी क्या है? इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसकी लंबाई। उद्गम इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नामक स्थान से। हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा नामक स्थान से। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे लाहौल में बड़ा लाचा दर्रा जो है, लाहौल में जो बड़ा लाचा दर्रा है उसके पास से, उसी के दोनों छोर से, दोनों तरफ से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और भागा, दो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि इसे बड़ा लाचा दर्रा है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो मान लो चंद्र है और एक तरफ मान लो भागा है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ पे आके निकलती हैं और ये एक जगह पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। और इसी को जहाँ पे आके मिलती है, यहाँ से यही नदी क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। चिनाब नामक स्थान में मिल जाती है, तो इसी नदी को क्या कहलाता है? चिनाब नदी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रावी नदी, ठीक है। इसके बाद आएगा रावी नदी। तो रावी की कुल लंबाई कितना है? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफवाह क्षेत्र इसका है 5,957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 5,957 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, ठीक है। इसका उद्गम कह सकते हैं रोहतांग दर्रे के समीप। रोहतांग दर्रे के बारे में हम आपको पढ़ें कि समीप। ये रोहतांग दर्रा है कहाँ पे? कांगड़ा जिला, हिमाचल। HP एक तो फिर से देख लें, हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला है, ठीक है, कांगड़ा जिला, ठीक है, कांगड़ा जिला वहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्यास नदी, ठीक है। तो ब्यास नदी जो हमारा है, ब्यास का बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर, ठीक है। अफवाह क्षेत्र इसका 25,900 वर्ग किलोमीटर 25,900 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्गम जो है ब्यास कुंड में हुआ। इसका उद्गम कहाँ है? ब्यास कुंड से, ठीक है, ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है, ठीक। अगला है सतलज नदी, ठीक है, सतलज। अगला सतलज। अगला सतलज नदी है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर के समीप राकस ताल से, ठीक है, राकस ताल जो कहाँ पे है? मानसरोवर के पास में, मानसरोवर
मानसरोवर के पास में इसका है। यह भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के पास, ठीक है। सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला दर्रे के पास में, दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश, सिपकीला दर्रे के पास यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई जो है वो, भारत में इसकी लंबाई वो है 1050 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र इसका जो है वो है 28,090 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 28,090 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है इस नदी पर, जिसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। इस पर बनाया गया जो एक बांध है उसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपने पढ़ा। इसको हम आपको मैप के थ्रू दिखा देना चाहते हैं कि कैसे ये हमारा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है। तो भारत का मैप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत के मैप बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमको ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पे अब हम जो है देखिएगा आप सभी लोग, ये यहाँ से हमसे मतलब है। तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक मानसरोवर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मानसरोवर। मानसरोवर यहाँ पे झील है, ठीक है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू झील, ठीक है, बोखरचू नामक ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। और सिंधु नदी ऐसे बहते हुए, ऐसे ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, बहते बहते यह जो है लाहौर के पूरब में, ठीक है, लाहौर के पूरब में यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। लाहौर में किधर, सॉरी, कराची के पूर्व में, ठीक है, कराची के पूर्व में यह देखिए शुरू में यह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। शुरू में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ, कराची जो है, कराची बंदरगाह है, कराची के पूर्व में यह अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। इसमें जो श्योक नदी है, भारत में एक श्योक नदी बहती है। ये श्योक नदी यहाँ पे लद्दाख में इसमें इसके दाएं किनारे से आके मिलती है, इसको कहा जाता है श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी, ये है श्योक नदी। तो श्योक नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको कहा जाता है सतलज नदी, और सतलज नदी यहाँ पे आके इसमें मिलती है, ठीक। सतलज नदी, ये है हमारी क्या है, सतलज, सतलज नदी, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे इसमें आके मिलती है, हाँ सब उससे पहले ये हम निकालते हैं यहाँ पे झेलम नदी, ठीक है। यहाँ पे ये है झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी ऐसे आती है, आती है, आती है, यहाँ पे आके मिल जाती है सतलज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया झेलम, इसको क्या कहेंगे, ये है झेलम नदी, ठीक है। और झेलम नदी के पहले देखिए यहाँ पे, झेलम नदी से पहले यहाँ पे ये क्या है, ये है चेनाब, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चेनाब, चेनाब नदी, ये क्या है, चेनाब नदी, ठीक है। और चेनाब के बाद यहाँ पे आती है एक ब्यास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है ब्यास
नदी, ठीक है। और ये है ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी। आगे जाके यही क्या कहलाती है यहाँ पे, रावी कहलाती है, रावी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, रावी नदी, ठीक है। अब जो झेलम नदी है वो हमने बताया कि वो कहाँ पे किस उसमें मिलती है। जो झेलम नदी हमारी है, हमने बताया था आपसे, वह एक जो है झील, बुलर झील जो है, पहले उसमें आके मिल जाती है। यहाँ पे है बुलर झील, ठीक है। तो ये बुलर झील, तो बुलर झील जो है वो हमारा स्थित है यहाँ पे, ठीक है। ये बुलर झील है, इसमें आके मिलती है। फिर यहाँ से ये आगे चिनाब नदी में मिलते हुए सॉरी आगे यह यहाँ से बढ़ती है, ठीक है। और मुजफ्फराबाद जो है वहाँ पे आगे चल के ये सतलज में मिल जाती है, और सतलज के बाद फिर यहाँ पे जो है सतलज नदी इसमें क्यों वो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र ये है जिसमें कि यहाँ श्योक नदी यहाँ पे इधर से इसकी देखो, इसका जो दाएं किनारे से जो नदियाँ आके इसमें मिलती हैं उसका कोई हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। विशेषतः हमको भारत की नदी तंत्र पढ़ना है, तो भारत में जो सिंधु नदी बहती है उसकी केवल बाएं किनारे से जो नदियाँ आके उसमें मिलती हैं उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सबसे ऊपर से झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद ब्यास, रावी और सतलज सबसे लास्ट में आके इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र था। और अब हम अगले लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र को हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने कमेंट पास करें अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की, जैसे कभी कभार इसमें क्या होगा, वॉइस में दिक्कत होगी, आवाज़ थोड़ा स्लो आती है, क्योंकि अभी जो है हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही इसके लिए हम सिस्टम लाएंगे, तो उसके बाद आपको आवाज़ काफ़ी तेज़ मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है इससे काम चलता है। तो नेक्स्ट वीक या उससे बाद में हम देखते हैं, हाँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने कमेंट और जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अपने हिसाब से जो पिछले लेक्चर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर कवर कर लें, ठीक है। ज़रूर उसको देखें, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। थैंक यू।